हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, आज का टॉपिक जो है आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर का कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप यूपी टीएसटी पीएचडी का दे रहे हैं, चाहे एमपी टेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी कर रहे हैं, चाहे DSSB की कर रहे हैं। आज आपका टॉपिक जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें सोनेट, ओट, एलेजी, सटायर आपके सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड, इसके पहले मैं जो एमपी टेट ग्रेड फर्स्ट मेंस का है यूनिट 7 में अच्छे से कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच था। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाली क्लास देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 8 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे लिटरेचर में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो दो फॉर्म में लिखी जाती हैं। पहला तो वर्ड्स फॉर्म में, दूसरा प्रोज फॉर्म में। तो जो वर्ड्स फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे ही हम पोइट्री कहते हैं, जो कि आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे प्रोज में एक पैराग्राफ होता है, 5-6 लाइनों का एक पैराग्राफ होता है, वैसे ही पोइट्री में भी 4-5 लाइनों का एक स्टैंजा होता है। मीन्स प्रोज में जिसे आप पैराग्राफ कहते हैं उसे पोइट्री में स्टैंजा कहते हैं। इसी सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपनी आज की प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पोइट्री का थोड़ा सा डेफिनेशन देना चाहेंगे। पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज composed in a determined lyrical arrangement of words that may have various function, conveying a thought, describing a scene or telling a story। मीन्स हम किसी स्टोरी को कर रहे हैं, किसी अपने थॉट को कन्वे करने की कोशिश करें, कोई सीन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, या फिर किसी स्टोरी को और बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक लिरिकल बैलेंस के थ्रू, उसमें एक लिरिकल टोन भी हम देना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोइट्री कहते हैं। अगर यही चीज़ें हम कोई स्टोरी बता रहे हैं और उसमें कोई भी लिरिकल टोन नहीं है, कोई भी म्यूजिकल क्वालिटी नहीं है, तो वो प्रोज में चला जाता है। बट अगर उसमें एक लिरिकल क्वालिटी आ जाती है, एक म्यूजिकल टोन अगर उस लाइन में आ जाती है, तो वो फॉर्म क्या होती है? पोइट्री की फॉर्म कही जाती है। और फ्रेंड, इसको जो है पोइट्री को जब इसका पोएम लिखा जाता है तो एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एमिक, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ऐसे बहुत सारे ऑक्टल, सेस्टेस, बहुत कुछ होते हैं। मैं आपका जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी कि क्या होता है पेंटामीटर क्या होता है, हेक्सामीटर क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, सेस्टेक क्या होता है, कप्लेट क्या होता है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आज थोड़ा सा ये समझ लीजिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही होने वाला है। तो मीन्स पोएम जो होता है एक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है विद द राइमिंग लाइन्स एंड मीटर। कुछ उसके जो लाइन होते हैं उसमें एक राइमिंग देखने को मिलेगा, एक मीटर देखने को मिलेगा। कभी कभी मीटर देखने को नहीं भी मिलता है, बट मोस्टली देखने को मिलता है। जैसे कि आगे चल के जब मैं आपको राइम टू पोइट्री बताऊंगी, ब्लैंक वर्ड्स बताऊंगी, फ्री वर्ड्स बताऊंगी, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ पास बहुत अच्छे से आप पोइट्री को समझ पाएंगे। द रिदम एंड emphasize, just a second, emphasize of a line is based on its syllabic beats, metrical structure। poems can also be in free verse which follows no formal structure। मैंने आपको बताया ना, पोएम्स में लिरिकल टोन हो सकता है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एक राइमिंग पैटर्न होता है। इसके थ्रू भी पोएम को लिखा जाता है, बट जरूरी नहीं है कि पोएम को ऐसे ही लिखा जाए। इसमें कभी कभी क्या होता है कि फ्री वर्ड्स में भी लिखा जाता है। और फ्री वर्ड्स में फ्रेंड यही होता है कि उसमें कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता। मीन्स किसी भी लाइन में कोई भी मीटर उठा के राइटर लिख देता है। ऐसे अगर राइटर अपने पोइट्री को कंपोज करता है तो उसको फ्री वर्ड्स में कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि मॉडर्न एज के जितने भी राइटर हैं वो मोस्टली फ्री वर्ड्स में ही लिखना पसंद करते हैं। और जैसे एलिजाबेथ ने इसमें शेक्सपियर को कर लीजिए, तो वो ब्लैंक वर्स में, उनका सारा वर्क ब्लैंक वर्स में देखने को मिला है। उनके 154 सोनेट्स भी ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। बट अगर ग्रीक और लैटिन के जो पहले के वर्क थे, तो वो सब जो रहते थे वो राइम्ड पोइट्री में लिखे जाते थे। राइम्ड पोइट्री को क्या कहा जाता है फ्रेंड? हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से इसको जो पोएम है उनको किस में डिवाइड किया जाता है? स्टैंजा में डिवाइड किया जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि किसी हम पैसेज को, पैराग्राफ को पैसेज में डिवाइड करते हैं किसी स्टोरी को, तो वो पोएम में हो जाता है, उसका पैसेज हम करते हैं। बट अगर पोएम हमें रहता है तो वो स्टैंजा में डिवाइड
होता है। विच आर द बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पोएम, जो कि ये मतलब पोएम के क्या माने जाते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। मीन्स यहाँ से उस चीज़ का स्टेंजा उठाया जाता है, ऐसे इस स्टेंजा को डिवाइड किया जाता है पोएम को। स्टेंजा इज अ ग्रुपिंग ऑफ लाइन्स सिमिलर टू अ पैराग्राफ इन प्रोज। जो ये स्टेंजा होता है फ्रेंड, ये ग्रुपिंग ऑफ लाइन्स होता है, मतलब कभी 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है, कभी 5 लाइन का एक स्टेंजा होता है, कभी 6 लाइन का एक स्टेंजा होता है। जस्ट लाइक जैसे कि प्रोज में एक पैराग्राफ होता है, जस्ट लाइक उसी के सिमिलर ही ये स्टेंजा माना जाता है पोट्री में। स्टेंजा कैन बी सब डिवाइडेड फर्दर इनटू smaller unit based on the number of lines its contain. For example, a couplet is a stanza with 2 lines. जैसे मैंने आपको बताया कि कपलेट क्या होता है, कि मैंने आपको बताया कि पोट्री में क्या होता है, लाइन डिवाइड होता है। जैसे ऑक्टो होता है 8 लाइन का, सेस्टेस होता है 6 लाइन का, वैसे ही कपलेट होता है कितने लाइन का होता है फ्रेंड, 2 लाइन्स का होता है। क्वार्टरन कितने लाइन का होता है, 4 लाइन का होता है। आप देखने को आप लोग पढ़े भी होंगे कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं वो 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट में लिखे गए हैं। मीन्स 1 कंक्लूडिंग कपलेट में लिखे हैं। तो क्वार्टरन मीन्स होता है 4 लाइन्स और कपलेट मीन्स होता है 2 लाइन्स। आई होप यहाँ तक आपका समझ में आया होगा। अ पोएम में भी राइमिंग और नॉन राइमिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। द रिप्लेशन ऑफ एंड साउंड ऑफ 2 कंसिक्वेंटिव लाइन इज कॉल्ड राइमिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पास देख लीजिए कि जैसे लास्ट के जो 2 लाइन रहते हैं, अगर उनका राइमिंग सेम रहता है, जैसे यहाँ पास हम लिख लेते हैं कैट, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं कैट और यहाँ लिखते हैं बैट, तो इन दोनों का लाइन क्या हुआ फ्रेंड, ए हो गया, क्योंकि इन दोनों के साउंड में सिमिलर आ जा रहा है। बट अगर हम ऐसे ही लिखें, जैसे लिख दें हम कैट और यहाँ लिख दें हम टफ, कुछ भी लिख दें, मतलब क्या लिखें, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि यहाँ कैट, यहाँ पास हम लिख दें बॉल, यहाँ पास हम लिख दें बैट, यहाँ पास हम लिख दें शॉल, यहाँ पास कर लीजिएगा। देखिए आता नहीं है ना, तो देखिए जैसे कि एक, जस्ट अ सेकेंड, इसमें मैं बताती हूँ, जैसे कैट, बॉल, बैट, यहाँ पास सेट कर देते हैं, नहीं सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए जैसे कैट और बैट का ये साउंड सेम आ रहा है लास्ट का ना, तो ये ए हो गया। बट बॉल और कैट का नहीं आ रहा है, तो बॉल को हम अलग कर देंगे, तो इसको हम कर देंगे बी। और इसे यहाँ पास देखिए कैट और बैट सेम आ रहा है, तो हम यहाँ फिर से ए कर देंगे। और ये शॉल और बॉल सेम आ रहा है, तो हम इसको फिर से बी कर देंगे। इसका राइमिंग स्कीम क्या बन गया, ए बी। मीन्स अगर हमारे किसी पोएम की लाइन कैट, बॉल, बैट, शॉल हो, तो उसकी राइमिंग स्कीम लास्ट की, तो राइमिंग स्कीम क्या बनेगी फ्रेंड, ए बी। इसी प्रकार से राइमिंग स्कीम को क्या काउंट किया जाता है। द रिप्लेशन ऑफ एंड साउंड ऑफ 2 कॉन्सिक्वेंटिव लाइन्स इज अ कॉल्ड राइमिंग। तो राइमिंग किसको बुलाते हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। इट एड्स अ म्यूजिकल क्वालिटी टू अ पोएम इन, अगर ये एक क्वालिटी यहाँ मतलब ए बी ये पैटर्न यूज़ करते हुए पूरे पोएम को लिखा जाता है, या फिर कोई भी पैटर्न यूज़ किया जाता है, जैसे कि सोनेट सभी हम आपको बताएंगे, तो सोनेट में अलग होता है। तो वैसे ही एक राइमिंग स्कीम फॉलो करते हुए पूरे पोएम को थ्रू आउट लिखा जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक म्यूजिकल क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, एक म्यूजिकल टोन पूरे पोएम को पढ़ते समय आपको फील होगा। अब पोइट्री इमेजरी इज द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक सेंसरी एक्सपीरियंस इन द रीडर। सबसे ज़्यादा पोइट्री में इंपॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड, एक इमेजरी होता है। पोइट्री पूरी इमेजरी के बेस पे लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि रोमांटिक एज के जितने भी राइटर हैं वो मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो इमेजरी का यूज़ करते हैं, वो मोस्टली लिरिक पोएम लिखना पसंद करते हैं। अब लिरिक क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वो लिरिक मीन्स होता है कि चलिए भी बता ही देती हूँ। लिरिक मीन्स होता है कि जब कोई पोएट अपने इनर फीलिंग को, अपने फीलिंग को पोएम के माध्यम से दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता है, तो उसको कहते हैं लिरिकल पोएम, या फिर कह लेते हैं लिरिकल वर्क कहते हैं। और कोई नैरेटिव होता है, जब कोई अदर स्टोरी को कोई राइटर एक्सप्लेन करता है, नरेट करके सुनाता है, तो उसको कहते हैं नैरेटिव पोएम। तो पोइट्री में यही होता है कि जो रोमांटिक एज के जितने भी राइटर थे वो मोस्टली क्या लिखते थे, लिरिकल पोएम लिखते थे। तो वो अपने इनर फीलिंग को, जो नेचर को
अपने इनर फीलिंग के थ्रू जो वो फील कर रहे थे वही अपने पोइट्री में उतार रहे थे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो पोइट्री में यही होता है कि उसमें एक ऐसा पूरा मतलब पोइट्री को इस प्रकार से वो अपने लाइन को लिखेंगे कि आपको उसको पढ़ के लगेगा कि जैसे लग रहा है कि आप एक पिक्चर देख रहे हैं। पूरे पोइट्री को एक पिक्चर के थ्रू क्रिएट किया जाता है। पूरे ऐसे ऐसे वर्ड का जो राइटर यूज़ करते हैं कि आपको लगेगा कि आप पोइट्री तो उनकी पढ़ ही रहे हैं, प्लस आपको लगेगा कि सारा नज़ारा आप अपने आँखों से देख भी रहे हैं। मीन्स उसमें एक सेंसरी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा रीडर को। मीन्स जो उनकी पोइट्री पढ़ रहा है उनको लगेगा कि वो सब कुछ वो खुद देख रहे हैं। When a poet employs imagery in its poem, it provides the reader with a sight that can be felt as real is seen। मतलब आपको लगेगा कि आप सब कुछ वो पोइट्री तो पढ़ रहे हैं कि पोइट्री पढ़ रहे हैं उनका, बट आपको लगेगा कि आप सच में वो सब कुछ देख रहे हैं। पोएम्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मतलब पोएम्स को 3 टाइप में मैंने पहले ही बताया कि डिवाइड किया गया है। राइम्ड पोइट्री को ही फ्रेंड हीरोइक कपलेट कहते हैं, हीरोइक पोइट्री कहते हैं। तो यहाँ पास राइम्ड पोइट्री को हम देख लेते हैं एक बार। राइम्ड पोइट्री राइमिंग बाय डेफिनेशन, इसमें आपको जो राइम्ड पोइट्री रहती है इसमें एक राइमिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। पूरा मतलब वही राइमिंग थ्रू आउट पूरे पोएम में रिपीट करके आपको देखने को मिलेगा। ऑल देयर स्कीम वेरियस इफ लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। मीन्स लाइन जब एम्बिक पेंटामीटर में रहे, जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन में आपको 10 सिलेबल देखने को मिलते हैं। 10 सिलेबल, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं समझा देती हूँ टीचर को, TEACH। तो यहाँ पास देखिए 2 सिलेबल देखने को मिल रहा है, जैसे कि टी और चर। ये पहला एक सिलेबल हो गया, दूसरा एक सिलेबल हो गया, टीचर। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है, एक अनस्ट्रेस होता है। तो जैसे कि आपको टी बोलने में थोड़ी सी ज़्यादा ताकत की, ज़्यादा मुंह से हवा निकल रहा है तो उसको वो क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। और चर में तो सिंपली हम चर बोल दे रहे हैं तो ये अनस्ट्रेस कहेंगे। तो ये जो पैटर्न स्ट्रेस टू अनस्ट्रेस का होता है ये ट्रोइक का होता है। बट एम्बिक का क्या होता है, एम्बिक का होता है इसका उल्टा, अनस्ट्रेस टू स्ट्रेस लेवल होता है। तो ये होता है एम्बिक पेंटामीटर। आई होप समझ पाएंगे। तो जिस लाइन में ये मैंने आपको सिलेबल निकालना सिखाया है। बट पेंटामीटर क्या होता है, मीन्स 10 सिलेबल का, अगर 10 सिलेबल को दो भागों में बांटा जाए तो वो 2 सिलेबल बाई 1 फुट होता है। तो इस प्रकार से अगर 10 सिलेबल है तो 10 सिलेबल इक्वल 5 फुट, 5 फुट है ना। तो 5 फुट को ही कहते हैं पेंटामीटर। 5 फुट को क्या कहते हैं फ्रेंड, पेंटामीटर कहते हैं। तो अगर लाइन एम्बिक पेंटामीटर में हो और एक राइमिंग पैटर्न फॉलो करते हुए चले पूरे ऑल थ्रू पोइट्री, तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, हीरोइक कपलेट कहते हैं या फिर राइम्ड पोइट्री कहते हैं। आई होप आप राइम्ड पोइट्री में समझ पाए होंगे कि इसमें एक थ्रू आउट पोएम में एक एम्बिक पेंटामीटर में यूज़ करते हुए एक राइमिंग पैटर्न को फॉलो करते पूरी पोइट्री को लिखा जाता है, तो उसको हीरोइक कपलेट कहते हैं या फिर राइम्ड पोइट्री कहते हैं। अब आती है ब्लैंक वर्स की। ब्लैंक वर्स भी राइम्ड पोइट्री के जैसे होता है, बट आगे चल के जब एलिजाबेथन राइटर आते हैं तो वो थोड़ा सा इसको पोएम को ईजी बनाने के लिए इसमें से क्या निकाल देते हैं फ्रेंड, इसमें से राइमिंग पैटर्न निकाल देते हैं। मीन्स मीटर तो होगा, एम्बिक पेंटामीटर तो होगा ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स मोस्टली जो विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क लिखे हैं 154 सोनेट्स, वो ब्लैंक वर्स में ही लिखे हैं। ब्लैंक वर्स इज अ पोएट्री रिटन विथ एम्बिक पेंटामीटर बट डज नॉट राइम। बट वो राइमिंग में नहीं देखा जाएगा, मीन्स थोड़ा सा उसकी राइमिंग चेंज रहेगी। इट वॉज पॉपुलराइज इन अर्ली मॉडर्न ड्रामा एंड इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्री वर्स। फ्री वर्स में कुछ भी फॉलो नहीं होता, ये सब कुछ से फ्री होता है। राइमिंग स्कीम, मेट्रिकल पैटर्न, म्यूजिकल फॉर्म सब कुछ से फ्री होता है। मीन्स इसमें राइटर किसी भी लाइन में कुछ भी मीटर यूज़ कर रहा है, कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ कर रहा है, कोई भी म्यूजिकल फॉर्म यूज़ कर रहा है, मीन्स वो जो उसका मन कर रहा है राइटर का वो सब कुछ कर रहा है। कोई भी रूल रेगुलेशन फ्री वर्स में माना ही नहीं जाता। आई होप आप समझ पाए होंगे कि राइम्ड पोइट्री क्या होती है, ब्लैंक वर्स क्या होता है और फ्री वर्स क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेस्टोरियल पोइट्री की। अब पोइट्री की बात करें तो पोइट्री के सारे फॉर्म को समझना जरूरी होता है, चाहे वो लिरिकल पोइट्री हो, चाहे पेस्टोरियल पोइट्री हो, चाहे एलेजी हो। तो पेस्टोरियल पोइट्री की हम एक बार बात कर लेते हैं। अब पेस्टोरियल पोएम इज़ वन दैट कंसर्न द नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ, जिसमें आप कीवर्ड देखते हुए चलिए, जिसमें आपको नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ एंड लैंडस्केप की बात हो। इसका मतलब ये है कि वो पेस्टोरियल पोइट्री की बात हो रही है। दीज पोएम्स वर पॉपुलर इन एंशिएंट ग्रीक, फॉर एग्जाम्पल Pastoral poetry by Theocritus and ancient Rome, its bucolics by Virgil। ये सब बहुत ही फेमस वर्क लिखे गए हैं। एलिजाबेथन पोएट्स, जस्ट अ सेकेंड, एलिजाबेथन पोएट्स एम्प्लॉयड द जनरा ग्रेटली। फॉर एग्जाम्पल द सेफर्ड कैलेंडर। द सेफर्ड कैलेंडर ये पेस्टोरल पोएट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बाय एडमंड स्पेंसर के द्वारा ये लिखा गया है।
पेस्टोरल पोइट्री आइडलाइज द नेचुरल वर्ल्ड एंड डिपिक्ट्स इन इट्स प्योर ग्लोरी एंड ब्लीसफुल लाइफ। मीन्स कि इसमें वही कैरेक्टर को एक पेस्टोरल एक गडेरिए की फॉर्म में दिखाया जाता है। पूरा कैरेक्टर वही रहेगा, बस उसका पूरा लोकेशन चेंज हो जाएगा। एक गांव, एक रूरल लाइफ को दिखाया जाएगा, एक मतलब भेड़ बकरियों जैसा रूरल लाइफ को दिखाया जाएगा। उसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक शेफर्ड होता है। मीन्स भेड़ बकरियाँ चराने वाले को हम शेफर्ड कहते हैं, तो शेफर्ड होता है उसका मेन कैरेक्टर। तो ऐसी लाइफ को जब प्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड अपनी पोइट्री में, तो उसको ही पेस्टोरल पोइट्री हम कहते हैं। तो आई होप आप पेस्टोरल पोइट्री को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजी की। एलिजी भी होता है, पेस्टोरल एलिजी भी होता है। अभी तो आपने पेस्टोरल पोइट्री समझा है, अब जब मैं पेस्टोरल एलिजी आपको समझाऊंगी तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। सबसे पहले तो आप एलिजी को समझ लीजिए। एन एलिजी इज़ अ पोएम दैट इज़ रिटन अपॉन समवन्स डेथ। सबसे पहले तो एलिजी जो लिखी जाती है वो फ्रेंड, वो किसी की मीन्स किसी अपने किसी गहरे दोस्त फ्रेंड या किसी अपने को खोने के, उसको लॉस करने पे ये एलिजी व्यक्त की जाती है। अपने दुख को व्यक्त किया जाता है, किसी के डेथ पे, समवन्स के नियर समवन के डेथ पे लिखी जाती है। ट्रेडिशनली इट कंटेन्स द थीम्स ऑफ मोर्निंग। मोर्निंग मीन्स शोक होता है। लॉस एंड रिफ्लेक्शन, किसी के खोने के, अपने करीबी को खोने के एंड रिफ्लेक्शन पे ये एलिजी लिखी जाती है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो एक्सप्लोर थीम ऑफ रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन। मीन्स एलिजी में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो राइटर रहेगा वो अपने दुख व्यक्त करेगा कि जैसे कि आप उसमें देख लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप किसका बताएं हम आपको एलिजी, बहुत सारी एलिजी है। जैसे कि हम सेली का एडेनिस ले लें, जिसमें उन्होंने जॉन किट्स के डेथ पे लिखी है उन्होंने। एडेनिस लिखा गया है सेली के द्वारा जॉन किट्स के डेथ पे। ये भी एक प्रकार की पेस्टोरल एलिजी मानी जाती है, जो कि मीन्स उनके डेथ के तुरंत बाद ही इन्होंने लिखा था। इसका जो स्टेंजा माना जाता है वो स्पेंसर स्टेंजा में उन्होंने लिखा था, जहाँ तक मुझे याद है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। कि ये जो एडोनिस मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे काफ़ी कुछ याद है इसका। ये लाइन 495 लाइन्स में लिखा गया था, स्पेंसर स्टेंजा में लिखा गया है एडोनिस को। जॉन किट्स के डेथ पे सेली द्वारा लिखा गया। तो ये एक प्रकार से पेस्टोरल एलिजी है। तो इस प्रकार से एलिजी जो लिखी गई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारी है। चाहे आप जॉन किट्स का एंडमियन भी ले लेंगे तो ये भी इनका एक प्रकार का एलिजी ही माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने एलिजी को समझा कि किसी के शोक में, अपनी करीबी के खोने के दुख में अगर लिखा जाए, और फिर बाद में इसमें फ्रेंड एक क्या देखा जाता है एलिजी में, इसमें देखा जाता है एक एक्सेप्टेशन होता है। कि शुरू में तो राइटर जो सेली रहते हैं जॉन किट्स के मरने पे बहुत दुख करते हैं कि हमारे बीच से कितना अच्छा राइटर चला गया है वो। फिर बाद में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस टाइम वो बहुत ही अच्छे प्लेस पे हैं, यहाँ से काफ़ी खुश हैं। मतलब एक उसमें क्या देखा जाता है फ्रेंड, रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन देखा जाता है। खुद को तसल्ली देते हैं हाँ कि अभी से वो काफ़ी अच्छे प्लेस पे इस टाइम है। तो ये चीज़ दोनों देखने को मिले तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, एलिजी कहते हैं। अब पेस्टोरल एलिजी सेम यही चीज़ होती है, बस उसका जो मेन कैरेक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि एडोनिस जो है वो एक प्रकार का पेस्टोरल एलिजी ही है। तो इसमें इन्होंने जॉन किट्स का पूरा फुल जॉन किट्स को नहीं दिखाया, उनको एक पेस्टोरल फॉर्म में दिखाया, एक शेफर्ड के कैरेक्टर के रूप में दिखाया। तो इस प्रकार से एडोनिस भी एक पेस्टोरल एलिजी ही माना जाता है। A subgenre of pastoral poetry in elegy. It meditate on the death in the setting of an idyllic rural life. पूरा वही रूरल लाइफ रहेगा, पूरा पेस्टोरल वाला रूरल लाइफ रहेगा और फिर शेफर्ड कैरेक्टर उसमें रहेगा। दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री हैज़ सेवरल की फीचर्स। इसमें जैसे कि एक या फिर आप किस लाइक प्रेज ऑफ डेथ के प्रेज को प्रेज कर रहे हैं, इनोकेशन ऑफ म्यूज़ को भी कर सकते हैं इसमें पेस्टोरल एलिजी में। जरूरी नहीं है कि आप किसी के डेथ पे ही लिख रहे हैं, आप किसी को इनवोकेट भी कर सकते हैं, मीन्स किसी को याद कर सकते हैं, किसी म्यूज़ को बुला सकते हैं, उनका आवाहन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड द पोएट सिमुलेटेशंस एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ इन एविटेबिलिटी एंड होप फॉर इमॉर्टलिटी। मतलब कि इसमें सब कुछ इसमें लिखा, पेस्टोरल एलिजी में यही लिखा जाता है कि पेस्टोरल वाला पूरा फॉर्म रहता है और प्लस एलिजी वाला जितना भी उसके की फैक्ट्स है दोनों मिला के पेस्टोरल पोएट्री को लिखी जाती है। इट आल्सो फीचर्स प्रोसेसन ऑफ मोर्नर्स एंड रिटोरिकल क्वेश्चन। इसमें पेस्टोरल पोएट्री में हमेशा एक क्या रहता है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन रहता है। मतलब राइटर
खुद से ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में करेगा और लास्ट में क्या है, खुद ही उसका आंसर दे देगा। पहले तो चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, जैसे चलिए खुद में कहते हैं कि हमारे बीच इतना अच्छा व्यक्ति चला गया, इतने अच्छे राइटर, ये सब सब कुछ कहते हैं, फिर लास्ट में उसका आंसर वो खुद ही देते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ से चला गया, वो अब और ही अच्छे स्वर्ग में है और ही अच्छे प्लेस में है। तो ये पूरे फॉर्म जो देखे जाते हैं, ये सब की फैक्ट वो आपको ये जो पता लगेंगे, इस प्रकार से वो आपको पेस्टोरल एलिजी की ये सब की फैक्ट हैं। The disease is often recast as Shepherd and is surrounded by a classical mythology figures। ये जो क्लासिकल मैथोलॉजी फिगर्स मोस्टली इसमें जैसे किसी गॉड फेरीज हो गई, कोई फेरीज हो गई, कोई चमत्कारी कैरेक्टर हो गया, या फिर सुपर हीरोज़, मतलब सुपर हीरोज़ को क्या कहें, जैसे कि राधा कृष्ण की महाभारत वाला सीन, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या एक मैथोलॉजिक फिगर्स मीन्स ऐसे कुछ दिखाया जाए तो उसको क्या कहते हैं करके अपनी पोइट्री को लिखा जाता है, तो वो पेस्टोरल पोइट्री मानी जाती है या फिर पेस्टोरल एलिजी मानी जाती है। सच एज नीम्स, फेरिस, एंजल्स, सिटेसी, जैसे कि इन सारे कैरेक्टर्स को लेके अगर एलिजी लिखी जाती है तो भले ही वो किसी और के बारे में हो, जैसे कि यहाँ पास इन्होंने जॉन किट्स के बारे में, एडनिस में जॉन किट्स के बारे में लिखा गया है, बट उस जॉन किट्स के कैरेक्टर को न दिखाकर एक सेपरेट फिगर को दिखाया गया है, तो वो पेस्टोरल एलिजी हो गई। जरूरी नहीं कि सेपरेट फिगर को ही दिखाया जाए, बट कि आप किसी नेम्स को भी ले सकते हैं, फेरिस को भी ले सकते हैं, किसी एंजल्स को भी ले सकते हैं। ऐसे किसी का कैरेक्टर अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के डेथ पे आप शोक कर रहे हैं, मोर्निंग कर रहे हैं, तो उसको भी हम पेस्टोरल एलिजी की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पेस्टोरल एलिजी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिरिकल पोइट्री का। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अगर फ्रेंड आपको लग रहा हो कि मैं काफ़ी तेज, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, हाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, टच हो गया था इधर उधर का। तो फ्रेंड लग रहा हो कि आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है, UIT देता है ये फंक्शन, आप वहाँ से कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिरिक पोइट्री का। तो लिरिक पोइट्री रिफर्स टू द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ पोइट्री डेट कंसर्न फीलिंग एंड इमोशन। सबसे पहले तो लिरिकल पोइट्री का मतलब ही यही होता है कि जब राइटर अपनी इनर फीलिंग को पोइट्री के माध्यम से पेज पे उतारता है, पोइट्री लिखता है अपनी इनर फीलिंग को, अपनी इमोशंस को, तो उसको ही लिरिकल पोइट्री कहते हैं। जब मैंने आपको लिरिकल पोइट्री बताया तो नैरेटिव पोइट्री भी बता देती हूँ। नैरेटिव पोइट्री मैंने आपको बताया है कि जब किसी और स्टोरी को, किसी और के स्टोरी को कोई राइटर नरेट करके अपनी पोइट्री में लिखता है तो उसको नैरेटिव पोइट्री कहते हैं। बट अगर कोई राइटर अपने खुद की फीलिंग को पोइट्री में उतारता है तो उसको लिरिकल पोइट्री कहते हैं। मोस्टली सोनेट जो होते हैं वो लिरिकल पोइट्री की कैटेगरी में ही आते हैं। It expresses the innermost feeling and emotions of the poet. This discusses it from two other poetic categories, epic and dramatic। ये एपिक में भी हो सकता है लिरिकल पोइट्री, या फिर ड्रामेटिक में भी लिखा जा सकता है। मीन्स ड्रामेटिक को भी लिरिक पोइट्री के माध्यम से लिख सकते हैं, और एपिक तो लिखा ही जाता है लिरिकल पोइट्री में। It has a musical quality to it or a tune that is suggested to a song। लिरिकल पोइट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड, एक ट्यून देखने को मिलेगा, एक म्यूजिकल क्वालिटी देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि जैसे आप उस पोइट्री को सुन रहे हैं या आप ही पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप एक सॉन्ग को सुन रहे हैं, एक सॉन्ग के जैसे लिखा जाता है लिरिकल पोइट्री को। इन मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इट वॉज पुट into use in the form of sonnet by William Shakespeare, Edmund Spenser etc, but it was best put into use by romantic poet। मैंने आपको बताया ना कि मतलब रोमांटिक पोएट ने तो गजब का लिरिकल बैलेड की स्टार्टिंग आप जानते हैं 1798 में हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलेरिड्स के द्वारा। तो लिरिकल जो ज़्यादा पोएट्री सबसे ज़्यादा फेमस करने वाले वर्क हैं वो रोमांटिक पोएट्स ही माने जाते हैं। ऐसा नहीं है, विलियम शेक्सपियर के भी सोनेट लिरिकल ही माने जाते हैं, एडवर्ड स्पेंसर के भी जो सोनेट हैं वो भी लिरिकल ही माने जाते हैं। बट मोस्टली जब सबसे ज़्यादा जो फेमस इसे किया है वो है रोमांटिक पोएट्स ने इन्हें किया है लिरिकल पोएट्री को। तो फ्रेंड बात करते हैं हम नैरेटिव पोएट्री। मैंने आपको समझा ही दिया, तो इसमें कुछ समझाने को नहीं है। जब मैं आपको लिरिकल पोएट्री बता रही थी तो नैरेटिव पोएट्री भी साथ में मैंने बताया, फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। अ नैरेटिव पोएम टेल्स अ स्टोरी, इट नैरेट्स अ टेल। टेल मीन्स होता है फ्रेंड स्टोरी या फिर कहानी। एज इफ अ स्टोरी वॉज बींग टोल्ड इन वर्ड्स इज फॉर एग्जाम्पल सैमुअल टेलर कोलेरिड्स द राइम ऑफ एंसेंट मैरिन। जैसे कि नैरेटिव पोएट्री, नैरेटिव प्रोज भी होता है, नैरेटिव पोएट्री भी होता है। जैसे आप किसी स्टोरी को बोल के बता रहे हैं किसी स्टोरी को, और किसी और की स्टोरी को या फिर कोई कहानी को अपने पोएट्री में लिख रहे हैं, तो उसको नैरेटिव पोएट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सैमुअल टेलर का ये सैमुअल टेलर कोलेरिड्स का द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर जो है वो नैरेटिव पोएट्री की कैटेगरी में ही आता है। तो आई होप आपका लिरिकल पोएट्री और नैरेटिव पोएट्री में आज की बात तो कन्फ्यूज़न होनी से ना रही। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है ओड क्या। आई होप मुझे पता है कि आप में केवल 4 ही चीज़ दिया गया है ना,
सोनेट, ओड और ये 4 चीज़ दिया गया था। बट उसमें मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको और ऐड करके बताऊंगी। अगर आप ये सब नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो चारों भी समझ नहीं आएगा। वो ये सारे उन चारों से रिलेटेड है, इसलिए आपको इन चारों के साथ ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर थोड़ा सा हम ओड समझ लेते हैं। इन ओड इज़ अ ट्रिब्यूट टू इट्स सब्जेक्ट। सबसे पहले ओड का मतलब ये है कि आप किसी और के मतलब किसी को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, किसी को अपना ट्रिब्यूशन दे रहे हैं, या फिर किसी को कह लीजिए किसी को कुछ जैसे समर्पण होता है ना, वैसे किसी को समर्पण कर रहे हैं। ऑल्दो द सब्जेक्ट नीड नॉट टू बी डेड, जरूरी नहीं है कि वो डेड का ही हो, और इवन रिस्पॉन्सिव एज इन जॉन किट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में क्या होता है? Odes are the tribute to the given subject in ancient Greek literature. They were written in the form of poem composed in 3 stanzas, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड। ये तो बात होगी। जैसे कि यहाँ पास ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में जॉन किट्स ने क्या किया है कि ग्रेशियन अर्न को एक ट्रिब्यूशन दिया है, एक अपना आभार व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से अगर अपनी पोइट्री में आप किसी को आभार दे रहे हैं या फिर किसी को याद करते हुए आप अपनी पोइट्री को लिख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फिर ओड कहते हैं। और ओड, जॉन किट्स के बहुत सारे ओड हैं, बहुत सारे फेमस ओड्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मोस्टली जो जॉन किट्स हैं वो अपने ओड के लिए ही फेमस माने जाते हैं। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो मैंने इसका एग्जांपल लिया जिसमें एक कोई भी सब्जेक्ट रहे या फिर कोई इंसान रहे या फिर कोई सब्जेक्ट रहे, जरूरी नहीं कि इंसान ही रहे, कुछ भी रहे, आप उसको अगर अपनी एक आप ट्रिब्यूट आप दे रहे हैं उसको, तो उसको ही ओड ही कहते हैं। मतलब अपने पोइट्री के माध्यम से किसी और चीज़ को आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो उसको हम ओड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर दे वर रिटन इन 4। और फ्रेंड जो ओड के रहते हैं 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप में जैसे कि इसके जो स्टैंजा रहते हैं, इसके जो पोएम रहते हैं वो थ्री टाइप में कंपोज किए जाते हैं। कौन कौन से? स्ट्रोफी, एंटी एंड इपोड। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाएगा ओड का इसमें से टाइप कौन सा नहीं है, तो आप में दे दिया जाएगा जैसे स्ट्रोफी, एंटी और इपोड, और एक डाल देंगे लिरिक। तो आपको लिरिक वाला टच करना। पूछेंगे कौन सा नहीं है, तो आपको लिरिक भाई काट देना है, क्योंकि स्ट्रोफ, एंटी और इपोड ही है, लिरिक तो नहीं है भाई, लिरिक तो अलग जेन रहा है ना। तो ऐसे करके कन्फ्यूज़न पैदा करके जो हमारे क्वेश्चन वाले हमें क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे एग्जामिनर देते हैं। तो आई होप आप समझ पाएंगे किस टाइप से ओड से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका ये जो ओड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके टाइप्स याद करने पड़ेंगे, स्ट्रोफ, एंटी एंड इपोड। नेक्स्ट हमारा आता है सोनेट, और जो कि आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो सोनेट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यही देखने को मिल रहा है कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सोनेट होता है वो कितने कितने लाइन का लिरिकल पोएम होता है। सबसे पहले तो सोनेट एक लिरिकल पोएम होता है। तो पूछ लिया जाएगा नैरेटिव पोएम होता है, लिरिकल पोएम होता है, तो आपको याद रखना है कि सोनेट होती है वो लिरिकल पोएम होती है। मीन्स आप जो राइटर रहते हैं अपने इनर फीलिंग को व्यक्त करते हैं, वही तो लिरिकल पोएम हुआ। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया। और फिर पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सोनेट कितने लाइन में लिखा जाता है, तो आपको सीधे आंसर करना है भाई 40 लाइन में सोनेट को लिखा जाता है। बट टिपिकली बट नॉट एक्सेसिवली कंसर्निंग द टॉपिक ऑफ लव। और मोस्टली ये जो सोनेट रहता है वो 95% रहता है कि जो सोनेट का टॉपिक वो लव ही रहता है। बट कभी कभी हो जाता है कि हाँ 95% मैं बोल रही हूँ कि टॉपिक जो इसका रहता है, थीम रहता है सोनेट का, वो लव रहता है। और कभी कभी 5% हो जाता है कि कुछ और थीम भी रहता है। इट ओरिजिनेटेड इन इटली। जो इसका ओरिजिनेशन हुआ था कि मतलब ये जो सोनेट है कहाँ पास बना था, तो फ्रेंड ये बना था इटली में। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो सोनेट का ओरिजिनेटर प्लेस क्या है, तो उसका ओरिजिनेटर प्लेस माना जाता है इटली में। फ्रेंड इटली में जो इन्वेंट किया गया था वो गियाकोमो द लैंटिनी के द्वारा किया गया था। बट इसको जो पॉपुलर किया था वो पेट्राच के द्वारा किया गया था। आई होप समझिए। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। GIACOMO द लैंटिनी, LANTINI। तो ये स्पेलिंग देखिए, इनके द्वारा जो है इटली में सोनेट को इन्वेंट किया गया था। बट पॉपुलर जो इसको किया था वो पेट्राच ने किया था, इसलिए जो इटालियन सोनेट को पेट्राचन सोनेट भी कहते हैं। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। इट ओरिजिनेटेड इन इटली एंड वॉज लेटर पॉपुलराइज इन द होल ऑफ यूरोप। सबसे पहले तो इटली में ये इन्वेंट किया गया, बट धीरे धीरे पूरे होल यूरोप में ये पॉपुलर हो गया। और इसके बाद धीरे धीरे ये क्या हुआ कि ये इंग्लिश लिटरेचर में भी इसकी एंट्री की। इंग्लिश लिटरेचर में जिसकी एंट्री की फ्रेंड वो थे, अब मैं आगे आपको बताऊंगी। इट हैज़ 3 पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ पेट्राचन।
पेट्राचन के 3 फॉर्म होते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म होता है ए बी बी ए, आप यहाँ देख सकते हैं ए बी बी ए, सी डी सी, ये पहला हो गया, ये पहला हो गया। और स्टार्टिंग का फिर यहाँ पास देख लीजिए सी डी सी, सी डी ई, डी सी डी, ये पहला हो गया। और फिर इसके बाद ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का तो पूरा रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको स्टार्टिंग समझा देती हूँ, मैं लिख के समझाऊंगी तो आप लोग को अच्छे से आएगा। देखिए जो पेट्राचन सोनेट का फॉर्मेट रहता है वो रहता है ए बी ए, फिर यही रहता है रिपीट ए बी ए, है ना। तो और लास्ट की लाइन जो रहता है सी डी सी, फिर सी डी सी। देखिए बस ये तो सेम रहता है, बट कभी कभी यही चीज़ ये चेंज हो जाता है। कभी यहाँ सी डी सी की जगह पे सी डी ई आता है, और कभी कभी सी डी सी फिर डी सी डी भी आ जाता है। मतलब ये वाला लाइन तो सेम रहता है, बट ये वाली लाइन जो थोड़ी सी पेट्राचन सोनेट में कभी कभी ये देखने को अलग अलग मिल जाता है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मतलब ये वाला पैटर्न तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ए बी बी ए, सी डी सी, ये पैटर्न तो पेट्राचन सोनेट का है। बट कभी कभी सी डी ई और सी डी सी भी देखने को मिल जाता है, तो आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा। और इंग्लिश सोनेट का है जो कि विलियम शेक्सपियर ने पॉपुलराइज किया था, बट इसको लाए थे थॉमस वॉट और हेनरी हॉवर्ड लेकर आए थे इंग्लैंड में। बट इसको जो पॉपुलर किया था वो विलियम शेक्सपियर ने पॉपुलर किया था, वो तो आप जानते ही होंगे। ए बी सी डी नहीं, क्या है ए बी ए, इसमें गलत है क्या? नहीं सही है, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो पैटर्न फॉलो किया गया था, मतलब ये इनका 3 क्वाड्रेंट। और ये जो लास्ट का है, ये लास्ट का जो है ये है कंक्लूडिंग कपलेट। इसको जो ये फॉर्मेट है जी का, ये कंक्लूडिंग कपलेट का है। और कंक्लूडिंग कपलेट के पहले जो ये स्टॉप आता है, ये वाला, यहाँ पास एक स्टॉप बोलने में जब सोनेट लिखा जाता है तो यहाँ पास एक स्टॉप आप देख रहे हैं कि यहाँ एक स्टॉप है। तो फ्रेंड इसको ही हम कहते हैं सिजोरा। सिजोरा क्या है, स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं सिजोरा के आपको, CAESARA, सिजोरा मीन्स होता है पॉज। मतलब किसी पोएट्री में अगर आपको पॉज आता है, यहाँ पास पॉज आता ही आता है। सोनेट में विलियम्स मतलब कि इंग्लिश सोनेट में पॉज आता ही आता है। 3 क्वाड्रेंट के बाद एक आता है। यहाँ हमारा हो गया पेट्राचन सोनेट, हमारा हो गया। ये हमारे पेट्राचन सोनेट का फॉर्मेट, ये है हमारे इंग्लिश सोनेट का फॉर्मेट या फिर विलियम शेक्सपियर के सोनेट का फॉर्मेट, और ये है स्पेंसरियन सोनेट का फॉर्मेट। स्पेंसरियन सोनेट इंग्लिश सोनेट के जैसे ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पास ए बी, बट इन्होंने थोड़ा सा उसको अलग करने के चक्कर में थोड़ा सा और चेंज ऑफ टोन इन्होंने दिया है स्पेंसर द्वारा। तो थोड़ा सा इसलिए इसको अलग नाम से बुलाया जाता है, स्पेंसरियन सोनेट के नाम से। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है ए बी ए, फिर इन्होंने क्या किया है बी नहीं सॉरी, इन्होंने किया है ए बी, हाँ इन्होंने ये वाला फॉर्मेट आजमाया है, ए बी। सॉरी फ्रेंड, बार बार मेरा हेडफोन ख़राब हो जा रहा है। मैं ये सोनेट वाला टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो आज का बस इतना ही। वैसे भी वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई है, 32 मिनट की हो गई है। तो आई होप आपको आज का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अभी मैं विदाउट हेडफोन के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे पास कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं है कुछ भी, तो थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपने देखा बार बार आज मेरे हेडफोन को पता नहीं क्या हो गया, बार बार बीच में बंद हो जा रहा है, इसलिए मुझे आज की क्लास यहीं पास रोकनी पड़ रही है। मैंने सोचा था आपका सोनेट और सटायर बस 2 ही टॉपिक बचा है इसमें। यूनिट 8 का जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का 2 टॉपिक बचा है, एक सोनेट बचा है, एक आपका सटायर बचा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं एकदम मोबाइल पास में लाके आपसे बात कर रही हूँ। ये देखिए, आप सटायर का भी लिखा है, सटायर के टाइप होरेशियन सटायर, चुएलियन सटायर, एंड तीसरा टाइप है इसका, जस्ट अ सेकेंड, तीसरा टाइप है इसका, कहाँ क्या, ये देखिए मैंने पेन सटायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा PDF बनाया था, बट
अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, केवल हमारा सोनेट और सटायर ही बचा हुआ है और बाकी मैंने काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। राइम्ड पोएट्री, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, पोएट्री का डेफिनेशन, नैरेटिव पोएट्री, लिरिक पोएट्री, पेस्टोरल एलिजी, पेस्टोरल पोएट्री, तो ये सब काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है और आई होप आज के बाद तो आप भूलने से नहीं रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पार्ट सेकंड करके मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। उसमें मैं आपका सोनेट और सटायर 2 टॉपिक बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करवा के वो वीडियो मैं अब जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। जल्दी क्या मतलब मीन्स कल अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट।